सीटेट प्रिपरेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं वो है मैथ पेडागोजी से, जो 1 to 5 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आप प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए यूज़र हैं। पुराने हैं तो लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए पहले प्रश्न पे देखते हैं। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला। देखिए, बाला एक यूनिसेफ ने एक बाला नाम से एक पहल चलाया है। उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, बाला के थ्रू क्या करना चाहता है, ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया है। तो यूनिसेफ ने एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं लर्निंग के लिए बुक्स भी ज़रूरी है, लर्निंग के लिए मटेरियल्स भी ज़रूरी है, बहुत सारे ऐड ज़रूरी हैं, बोर्ड भी ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन बाला में जो यूनिसेफ ने कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिल्डिंग, बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड। आइए अब दूसरे प्रश्न पे जाते हैं कि रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। देखिए, अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए। तो आइए चारों ऑप्शन को पढ़िए, आप बारी बारी से आप भी पढ़िए। पहला है छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल। क्या किसी टीचर में ओलंपियाड तैयार करने का कौशल होना चाहिए तभी वो अच्छी अध्यापिका होगी? आप खुद बताइए। तो आप कहिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा जो है, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। हकीकत है ये बिल्कुल सही है कि बच्चों में, मतलब टीचर में संकल्पनात्मक समझ होनी चाहिए और ऐसी समझ होनी चाहिए जो कि गणित को उसके जीवन से जोड़ते। तो ये बिल्कुल सही है। सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण, मतलब याद करने की क्षमता, स्मरण की जैसे बात आई तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मानसिक गणित को, समस्याओं को हल करने की क्षमता ये होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा ऑप्शन, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आइए आप तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि प्रतिसत्ता की अवधारणा बढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, देखिए कक्षा में इस प्रकार की चर्चा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, यह है कि ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है। देखिए, मैथ के क्लास में वाद विवाद का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए मैथ के क्लास के लिए उचित नहीं है। अगर लैंग्वेज का क्लास होता है तो हम मान लेते हैं। छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला बढ़ोतरी होती है। देखिए, यहाँ पे भी वाचन कला आ गया। तो ये लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन होता तो ये सही होता, लेकिन ये है मैथ का क्वेश्चन, इसलिए वाचन कला पे भी बात नहीं बन रही है। अब तीसरा आइए, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर स्तर में वृद्धि होती है। देखिए, ये तो साफ गलत है कि कक्षा में अगर हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चों को एक दूसरे से बात नहीं करने देंगे, तो ये तो लर्निंग के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए शोर स्तर के डर से हम बच्चों को बात नहीं करने दें, ये गलत बात है। बच्चों को आपस में हम वाद विवाद कराएंगे। अगला है कि छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल सही है। अगर त्योहारों के मौसम में फल के बारे में या किसी और चीज़ के दाम के बारे में, उसमें कितना मुनाफा हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई आदमी 25 रुपये का सेब खरीदता है और 30 रुपये बेचता है, तो ये सारी चीज़ आम दुनिया से जोड़ने की बात हो गई। समझ रहे हैं? तो यही है, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। ये एकदम सही है। बाहरी दुनिया से समझ का बनाना और संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करना, ये मैथ की क्लास में बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। समझ रहे हैं? तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ, फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें है ना, प्रतिसत्ता की अवधारणा बढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार, है ना, कितना छूट दिया जा रहा है, कितना इसकी कीमत है, तो उस पर जो विचार करते हैं, तो ये हमारी समझ को क्या करता है, संकल्पनात्मक बनाता है और हमें आम जीवन से मैथ को जोड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए, देखिए किसके, दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त यहाँ पे मांग रहा है। मतलब उपयुक्त हो सकता है कि चारों ऑप्शन उपयुक्त हो, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक उपयुक्त को आपको देखना है। तो पहले हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, ये तो बिल्कुल सही लगता है, सबसे सही हमको लगता है। चलिए आगे भी इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। देखिए, ये यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ परिचय की बात हो रही है। तो परिचय में ही अगर आप भिन्न में बदलना सिखा दीजिएगा तो ये पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों को। तो इसलिए दशमलव को ग्राफ में जानते हैं ना, ऐसे ऐसे 10 पार्ट बना रहता है, तो इसमें समझाना थोड़ा आसानी होता है। तो परिचय में हम इसे समझा सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर है कि दशमलव को परिचय जब रहा है दशमलव का, तो ग्राफ
का यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसा रहे तो आप उसको एकदम सही मानिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। समझ रहे हैं ना, दशमलव का परिचय रहे, दशमलव के गुणा का भाग का परिचय रहे या दशमलव का जोड़ भी रहे तो ग्राफ पे आप उसे आसानी से बच्चों को परिचय दे सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हुआ यही हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर कि कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है ना। कंचा जो गोली शीशे की होती है उसी को कहते हैं। तो 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचते हैं। अब 7 कंचा बचता है तो कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया। अब यहाँ पे पूछ दिया कोई कि तुम कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ का काम करना पड़ेगा, योग का काम करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, योग पर संदर्भित प्रश्न है ये, इसका आंसर हो गया। खुले सिरे वाले प्रश्न नहीं, बहुवैकल्पिक। खुले सिरे वाले में मतलब उसे सोचने पे मजबूर कर दे, दोनों साइड मतलब बोलना वो शुरू करे, बहुत लंबी बात हो जाती है। बहुवैकल्पिक भी नहीं है क्योंकि यहाँ उसे जोड़ना ही पड़ेगा। और वैकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न नहीं, यहाँ साफ है योग की बात हो रही है, समझा। 4 उसके पास, 4 वो हार गए, 7 बाकी है। तो कितने से शुरू किया, तो 7 4 11, ये जोड़ दो पूरी तरह से। हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आंकड़े के प्रमाणीकरण या परिमाण के लिए, कणों को मापने के लिए। देखिए यही सही है, चूँकि ये जो है ना, ये 60 और 10 दो चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग आंकड़ों को प्रदर्शित जो करते हैं। तो जहाँ जिस भी मापन में 60 का आता है ना, 60 का आता है मामला से क्या, तो उससे हम कणों की माप करते हैं, घंटों की माप करते हैं। और तो पौष्टिक में यही है, कणों की माप। यह 60 की यूनिट बनती है, एक यूनिट 60 की बनती है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि दूरी के लिए भी कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये 60 मतलब समय के लिए, समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कणों की माप के लिए भी किया जाता है। तो 60 कणों के मापन के लिए पौष्टिक पद्धति जो है कणों को मापने के लिए या समय को मापने के लिए किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आइए आगे, इस पर असल है कि इस पर एक डिटेल्स चर्चा की ज़रूरत है। तो अभी हम इसमें नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि 20 प्रश्न हमें पूरा करना है। तो पौष्टिक पद्धति के साथ साथ कई चीज़ है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जब टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद, जो है जो फिर से तैयारी का मौका मिलेगा तो मैथ पेडागोजी में हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 7 पे हम आते हैं। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। देखिए यहाँ कक्षा 1 2 इस पर एकदम ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 2 पे बात कर रहा है। रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और यहाँ गणित के शिक्षण और अधिगम की बात हो रही है। तो कलन विधि और रटंत अधिगम, देखिए ये रटंत जैसे आ जाए ये तो आप सीधा सीधा इसको गलत मान लीजिए। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए, नहीं। मौखिक प्रश्न जो है छोटे बच्चों से सिर्फ मौखिक प्रश्न कराना ठीक नहीं है। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये तो साफे गलत हो गया। तो देखिए 3 जो साफे गलत हो गया, तो ये तीसरा बिल्कुल सही हो गया, है ना। पहला, दूसरा, चौथा गलत हो गया, तो तीसरा बिल्कुल सही हो गया कि गणित को अन्य विषयों जैसे, है ना, आम जीवन से कहते हैं ना गणित को जोड़ना चाहिए। तो अन्य विषयों भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए, ये सही है। अब आता है ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र, देखिए प्रश्न पे बात आती है कि ज्यामिति गणित, है ना, महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया किसका, प्राथमिक गणित का। तो अभिन्न अंग माना गया, क्यों माना गया है, इस पे बात करना है कि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करें। नहीं, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिगम नहीं होता है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। ऐसा भी नहीं है कि मैथ खेलने का आपको समय देता है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग किया। उससे अगर 100 भी सहयोग कर दे और वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसे क्यों पढ़ाएंगे, तो ये भी आंसर सही नहीं है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन, देखते छोटे लेवल पे दैनिक जीवन में उपयोग जैसे आए गणित का, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो दैनिक जीवन में गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यकरण में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए दृश्यकरण भी जहाँ रहे ना वो गणित के लिए उपयोगी होता है, गणित की चीज़ है ये, दृश्यकरण, परीक्षण, ये सब गणित की चीज़ है। तो आइए आगे फिर 9वें प्रश्न पे चलते हैं कि छात्रों की आंकड़ों के संग्रह की समझ के आकलन के लिए, देखिए आंकड़ों के संग्रह, है ना, समझ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है कि आंकड़ा कैसे संकलित करेंगे। इसके लिए सबसे उपयुक्त रचनात्मक कार्य मांग रहा है। तो देखिए कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, तो विचार विमर्श से आंकड़ा संग्रहित हो सकता है लेकिन बहुत उपयुक्त हमें नहीं लगता है। वर्ग पहेली ये भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। भूमिका अभिनय, अभिनय वगैरह से भी आंकड़ा नहीं। सर्वेक्षण इसके लिए सबसे उपयुक्त है ना। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, मतलब किसी चीज़ का सर्वेक्षण कीजिए फिर उससे जुड़े हुए आंकड़े को निकालिए, तो इस सर्वेक्षण में आंकड़ा निकलता है।
तो अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रुटियां गणित में ही नहीं, त्रुटियां अधिगम के लिए ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप गलती करते हैं ना तो उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो आइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसे देखते हैं। गलत है, त्रुटियां गलत नहीं हो सकती अधिगम में। ये तो साफ आंसर ही ये गलत हो गया कि त्रुटियां गलत है। त्रुटियां होगी तभी हम सीखेंगे, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होगी, समझ रहे हैं ना। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया। ये थोड़ा सही लग रहा है अभी, लेकिन और भी हम देखेंगे क्योंकि सबसे उपयुक्त मुझे देखना है। गलत है, गलत जैसे आया, त्रुटियां गलत नहीं हो सकती। अधिगम के लिए त्रुटियां सही चीज़ है। सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि को दर्शाता है, ये भी नहीं है। तेज लड़कों में भी त्रुटियां आती है। तो इसका आंसर हो गया 2 कि सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया। मतलब टीचर्स को भी इसका पता चलता है कि जिस बच्चे को हम अधिगम से जोड़े हुए हैं उसकी अवधारणा क्या है, उसकी समझ क्या है, ये सब के बारे में पता चलता है। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। छात्रों को जब 2 भिन्नों को योग करने के लिए कहा जाता है। देखिए 2 भिन्नों को योग करने के लिए, यहाँ पे भिन्न की बात होती है। भिन्न जानते हैं ना, 1/2 है ना, 4/5, इस तरह से जो P/Q के फॉर्म में आ जाए तो करने के लिए कहा जाता है। तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं। मतलब देखते हैं, आपको अगर कहा जाए कि भिन्न का जोड़ निकालें तो 2/5 प्लस 3/5। तो कभी कभी बच्चा क्या करेगा, इस 2 को इस 3 से जोड़ देगा सीधा सीधा और लिख देगा 5। अब 5 को 5 से जोड़ के 10। यही बोल रहा है, अंश को अंश से जोड़ देता है और हर को हर से जोड़ देता है। तो इस भ्रांति का क्या संभावित कारण है, इसका कारण आपसे पूछ रहा है कि क्या कारण है। तो आइए पढ़ते हैं कारण क्या है। अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी। नहीं, ये चूंकि बच्चे से गलती हो रहा है तो यहाँ अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, ये इससे प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, ये भी जरूरी नहीं है। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। यकीनन वो अभी जो हल्का फुल्का जोड़ सीखा है, जैसे 2 + 3 सीखे हुआ है, तो उसको ऐसा लगा कि बस इसमें भी वैसे ही ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ दो, नीचे वाले को नीचे वाले से जोड़ दो। उसे ऐसा लगा, उसने सामान्यीकरण कर दिया सामान्य मतलब प्रकार के मैथ से, योग से। तो इसका आंसर यही होगा कि योग के मतलब योग तो वो जान रहा है, लेकिन उसे सामान्यीकरण भिन्नों पर भी लागू कर दिया। जो जनरल मैथ मतलब साधारण अंकों को जोड़ने के लिए उसने यूज़ किया था, वही चीज़ भिन्नों को जोड़ने के लिए भी यूज़ कर दिया। तो सामान्यीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना है, इसलिए उसके पास होगी। देखिए, जिसके पास अच्छी गणितीय तर्कना है उसके पास क्या होगा, उसके पास तार्किक शक्ति ज़्यादा होगी, है ना, और व्यवस्थित सोच होगी, तभी वो अच्छी गणितीय तर्कना रख सकता है। तो इसका आंसर पहला होगा कि तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता है मनप्रीत के पास। ठीक है, स्मरण वगैरह तो जानते ही है गलत होता है। त्रुटिहीन गणना, त्रुटिहीन कोई आदमी अधिगम में नहीं कर सकता, उससे त्रुटि होगी ही। सही गणितीय सूत्रों को याद रखना अधिगम के लिए ठीक चीज़ नहीं है। तो ऐसे भी आपको पता चल गया कि तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए, अब तक हम लोग 12 प्रश्न देख चुके हैं। अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह का इन्फॉर्मेशन या इस तरह का जो नॉलेज है आपको लगातार मिलता रहेगा और आपका सीटेट एग्ज़ाम बेहतर होगा, इसकी उम्मीद मैं करता हूं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोठारी आयोग का देखिए यहाँ डेट भी दिया हुआ है, 1964 से 66। जान रहे होंगे ना, ये एजुकेशन में समझिए एक किस्म से ये पहला आयोग था। ऐसे इससे पहले भी थे, लेकिन मेन जो है ना, ये जो कोठारी आयोग के बाद ही जो पहला एजुकेशन लागू हुआ था, आपको मालूम है, उसके बाद 86 में और अभी 2020 में। तो कोठारी आयोग के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित का अनिवार्य विषय होना चाहिए, जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। ये तो सही बात है। यह केवल कल्पना है। कल्पना कैसे है, मैथ तो होना ही चाहिए, कल्पना की बात नहीं है। गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित करता है। ये बात भी सही है, लेकिन मामला है कि अनिवार्य विषय बनाया गया था। प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्त नहीं समझ सकता है, अमूर्तता नहीं समझ सकता है, इसलिए उसे नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो कोठारी कमीशन में यही कहा गया था। चूंकि ये कमीशन की बात है तो डायरेक्ट है कि 1 से 10 के बच्चों को क्या है, गणित पढ़ाने के लिए, मतलब सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। गणित सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए 1 से 10 तक प्राथमिक स्तर पर, चूँकि यह आम जीवन को बेहतर बनाता है। अगर गणित को आम जीवन से जोड़ दिया जाता है तो बच्चे का जीवन थोड़ा बेहतर रहता है, उसे जोड़ घटाव हिसाब आना चाहिए। प्रश्न क्या 14 पे पहुँचते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित है। कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कौन सा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित है। तो संख्या ज्ञान के विकास से कौन कौन संबंधित हो सकता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। पंक्तिबद्धता भी संख्या ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि आप बच्चों को कह सकते हैं कि पंक्ति की गिनती करो 1 2 3, है ना। पदानुक्रम ये भी है ना। वर्गीकरण ये भी है। आत्म केंद्रित ये नहीं होगा।
तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। गणितीय भाषा सहायक होती है। देखिए गणितीय भाषा किस चीज़ में सहायक होगी? संप्रेषण और वाचन में। यहाँ संप्रेषण और वाचन है तो ये तो लैंग्वेज है। तार्किक कौशल को विकसित करने में ये सही है। समस्या समाधान में ये सही है। तो ए और सी सही है इसमें, जिसमें भी आंसर है ए और सी, मतलब चौथा सही हुआ। गणितीय शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है से अत्यधिक उपयुक्त होगा। देखिए सांप और सीढ़ी हम लोग खेलते हैं, उसमें गिनती लिखी रहती है, तो संख्याओं के लिए, संख्याओं के जानने के लिए यह ज़रूरी होता है, मतलब उसी के लिए इसको तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान, पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर पर? देखिए उच्चतम स्तर कब होगा? पैटर्न का उच्चतम स्तर, पैटर्न की पहचान करना, ये तो सबसे पहला स्तर हो सकता है। पैटर्न में विस्तार करना, ये तीसरा स्तर हो सकता है। पैटर्न की नकल करना दूसरा स्तर हो सकता है। मतलब कोई पैटर्न है उसको आप पहचान करिए, आपका पहला स्तर है। पैटर्न का नकल करना ये दूसरा स्तर है। और पैटर्न का विस्तार करना मतलब कोई का दिया हुआ पैटर्न है उसमें थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ देना, तो ये तीसरा स्तर है। और नए पैटर्न का सर्जन करना ये सबसे अंतिम स्तर है। तो इस तरह से 17 प्रश्न हमारे पूरे हुए हैं। स्वतः शोध है ना। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है, देखिए ह्यूरिस्को शब्द है एक ग्रीक शब्द है ये, इसका जो अर्थ होता है खोजना, नई चीज़ों को खोजना, आई फाइंड, है ना। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है खोजना, जो मैथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? अब आपके पास 3 दहाई है और उसमें से 3 दहाई का मतलब समझा 30, और 3 इकाई का मतलब 3, तो 30 में से 3 निकाल दिया। तो एक बच्चा ने उसमें क्या दिया कि इसका उत्तर 0 दिया, तो 30 में से 3 गया तो 0 बचेगा, ऐसा उसने कहा। तो क्या ये सही है? उसे इकाई और दहाई की समझ नहीं है इसका मतलब अभी। तो इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज़्यादा प्रश्न देना। वो तो सही है कि अभ्यास के लिए देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है अभी नहीं। हम 4 ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्यवकलन की ओर बढ़ने पर। देखिए यहाँ चूँकि बच्चों में दहाई का और इकाई का मतलब ज्ञान नहीं है, तो योग की क्रिया में इसका कोई हमको खास नहीं समझ में आ रहा है। विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना, ये सही है कि बच्चों में अभी स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, तो सबसे सही अभी तक हमें यही लगा। व्याकलन के केवल मानक कलन रहे तो उसको खत्म करिए, तो ये सबसे सही है, तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर सबसे सही हुआ कि बच्चों में स्थानीय मान, चूँकि स्थानीय मान से ही ना वो इकाई और दहाई का ज्ञान आता है। उसे हम लोग स्थानीय मान में ही बताते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, है ना, सैकड़ा का अंक, हज़ार का अंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? देखिए गणितीय प्रक्रिया नहीं है। समस्या समाधान तो गणितीय प्रक्रिया है। दृश्यकरण, इससे पहले एक प्रश्न में आया था, हमने वहीं पे बता दिया था कि ये गणितीय प्रक्रिया है। निरूपण गणितीय प्रक्रिया है। अनुकूलन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अनुकूलन कहते हैं समायोजन को, मतलब कहीं पे समाहित हो जाना, किसी स्थिति में ढल जाना, ये है अनुकलन। तो ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। और आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि समस्या समाधान गणितीय प्रक्रिया है, दृश्यकरण गणितीय प्रक्रिया है, निरूपण गणितीय प्रक्रिया है। तो इस तरह हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का स्टडी में यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।